आज हम भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली की उस बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में पिरोया गया है। हाँ। और हमारे पास उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए स्टडी टेक के बनाए हुए कुछ बहुत ही दिलचस्प विजुअल सोर्सेज हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये रटना नहीं है कि किस धारा में क्या लिखा है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि इन कानूनों के पीछे की सोच क्या है। जी। मतलब ये नियम क्यों बनाए गए, ये कैसे एक दूसरे से जुड़ के एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। तो आज हम एक तरह से एक आपराधिक मामले की यात्रा पर चलेंगे। हाँ, एक सफर। हाँ, शुरुआत करेंगे सड़क से जहां कोई घटना होती है और पुलिस कार्रवाई करती है। फिर देखेंगे कि मामला सरकारी वकील के पास कैसे पहुंचता है और आखिर में अदालत के गलियारों में। मतलब कौन सा जज कितनी सजा दे सकता है। और सबसे जरूरी, उस व्यक्ति के अधिकार क्या हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल। तो शुरुआत एक विचार के साथ करते हैं। कहते हैं ज्ञान वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है। आज हम इसी ज्ञान को हासिल करने की कोशिश करेंगे और इसमें स्टडी टेक से काफी मदद मिलती है। स्टडी टेक में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करें। हाँ, तो इस यात्रा की शुरुआत करते हैं जहां से ज्यादातर मामले शुरू होते हैं, एक गिरफ्तारी से। पुलिस कब, किसे और कैसे गिरफ्तार कर सकती है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और इसका जवाब एक तरह से पुलिस की शक्तियों की पहली और सबसे बड़ी सीमा तय करता है। अच्छा। हाँ, कानून अपराधों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटता है, संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल और असंज्ञेय मतलब नॉन कॉग्निजेबल। और हमारे सोर्सेस के मुताबिक यही वो फर्क है जो तय करता है कि पुलिस को मजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत है या नहीं। एकदम सही। बीएनएसएस की धारा 35 जो पहले सीआरपीसी में धारा 41 हुआ करती थी। हाँ, ये बदलाव याद रखना जरूरी है। ये साफ कहती है कि अगर मामला संज्ञेय अपराध का है, मतलब हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे गंभीर अपराध, तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। इसके पीछे का तर्क भी सीधा है। ऐसे गंभीर अपराधों को पूरे समाज के खिलाफ माना जाता है। इसलिए कानून पुलिस को यह अधिकार देता है कि वो तुरंत एक्शन ले ताकि अपराधी भाग न सके या सबूतों को नष्ट न कर दे। यहाँ प्रक्रियात्मक देरी से मतलब न्याय बाधित हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस हर छोटे मोटे झगड़े या मानहानि जैसे मामले में सीधे आकर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उन्हें पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। बिल्कुल। वो असंज्ञेय अपराध हैं। उन्हें व्यक्तियों के बीच का विवाद माना जाता है, जहां न्यायपालिका की निगरानी जरूरी है। ये समाज और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन है। पुलिस को असीमित शक्तियां नहीं दी गई हैं। वैसे सोर्स में इस धारा 35 को याद रखने का एक मजेदार तरीका भी बताया गया है। अच्छा। थोड़ा फिल्मी है पर शायद काम कर जाए। कहते हैं धारा 355 मतलब पुलिस बिना वारंट के थाने में ले जाकर 3-5 करेगी। अरे वाह, यादगार तो है ना? लेकिन एक दिलचस्प अपवाद भी है जिसका जिक्र धारा 39 में है। बताइए। अगर मामला असंज्ञेय है यानी कम गंभीर, लेकिन अपराधी अपना सही नाम और पता बताने से इनकार कर रहा है, अच्छा, तो पुलिस उसे सिर्फ उसकी पहचान वेरीफाई करने के लिए गिरफ्तार कर सकती है। जैसे ही पहचान पक्की हो जाती है, उसे छोड़ना पड़ता है। ठीक है। तो मान लीजिए पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया, अब क्या वो बस किसी को गाड़ी में डालकर ले जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर प्रक्रिया और कर्तव्य सामने आते हैं। और ये प्रक्रिया सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का पहला रक्षा कवच है। बीएनएसएस की धारा 36 में इसे बहुत साफ साफ बताया गया है। हाँ, इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली, गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अफसर की पहचान साफ होनी चाहिए। उसकी वर्दी पर नाम की पट्टी हो या वो अपनी पहचान बताए, ताकि जवाबदेही तय हो सके। बिल्कुल। दूसरा, एक गिरफ्तारी ज्ञापन यानी अरेस्ट मेमो तैयार किया जाएगा। और ये अरेस्ट मेमो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। सही बात है। इस पर समय, तारीख, जगह और कम से कम एक गवाह के दस्तखत होते हैं, जो परिवार का सदस्य या कोई सम्मानित व्यक्ति हो सकता है। और गिरफ्तार व्यक्ति के भी साइन होते हैं। हाँ, ये दस्तावेज इस बात का पक्का सबूत है कि गिरफ्तारी कब और कैसे हुई, ताकि बाद में कोई हेरफेर न हो सके। मुझे एक मामला याद है जहां सिर्फ इसलिए कि अरेस्ट मेमो ठीक से नहीं भरा गया था, बचाव पक्ष को अदालत में एक बहुत मजबूत तर्क मिल गया था। अच्छा। और तीसरी जरूरी बात जो धारा 48 में भी है, वो ये कि गिरफ्तार व्यक्ति के किसी दोस्त या रिश्तेदार को गिरफ्तारी की सूचना देना पुलिस का कर्तव्य है। ये कोई विकल्प नहीं है। नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये सब पारदर्शिता के लिए है।
ये सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति सिस्टम से गायब न हो जाए। परिवार को पता होना चाहिए कि उनका सदस्य कहाँ है, ताकि वो कानूनी मदद का इंतजाम कर सकें। अब यहाँ एक चौंकाने वाली बात आती है। हमारे सोर्स में एक सवाल उठाया गया है, क्या कोई आम नागरिक भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है? और जवाब है हाँ, धारा 40 इसकी इजाजत देती है। ये तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन यहाँ बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। ये कानून को हाथ में लेने का लाइसेंस नहीं है। अच्छा। इसकी शर्तें बहुत सख्त हैं। एक आम आदमी किसी को तभी पकड़ सकता है जब वो व्यक्ति उसकी आंखों के सामने कोई गैर जमानती और संज्ञेय अपराध कर रहा हो। ठीक है। या फिर वो कोई घोषित अपराधी हो जिस पर इनाम वगैरह हो। मतलब अगर कोई मेरे सामने किसी का पर्स छीनकर भाग रहा है तो मैं उसे रोक सकती हूँ? हाँ, रोक सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात जो सोर्स में साफ साफ लिखी है वो ये कि पकड़ने के 6 घंटे के भीतर उसे पुलिस के हवाले करना ही होगा। बिल्कुल, ये शक्ति सिर्फ कानून लागू करने में मदद के लिए है, खुद जज बनने के लिए नहीं। देरी करने पर ये अवैध हिरासत का मामला बन सकता है। वैसे इसे याद रखने के लिए भी सोर्स में एक मजेदार ट्रिक है। बताइए, इसकी क्या ट्रिक है? धारा 40, आम आदमी भी अली बाबा और 40 चोर को पकड़ सकता है। कमाल है। लेकिन 6 घंटे की शर्त के साथ। ये ट्रिक्स वाकई रचनात्मक है, पर इन सब प्रक्रियाओं के केंद्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की जमीनी हकीकत है। तो जरा इन अधिकारों को खोलकर देखते हैं। धारा 47 कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को ये जानने का पूरा हक है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। हाँ। और अगर अपराध जमानती है तो उसे ये भी बताना होगा कि वो जमानत पर छूट सकता है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये निर्दोषता की धारणा के सिद्धांत को जमीन पर उतारता है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो आप अपना बचाव कैसे शुरू करेंगे? सही बात है। ये अधिकार राज्य की असीमित शक्ति और एक अकेले व्यक्ति के बीच शक्ति का संतुलन बनाता है। और एक और बहुत बड़ा अधिकार धारा 38 में दिया गया है, पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मतलब आप अकेले नहीं हैं, आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। ये सब मिलकर एक व्यक्ति के लिए एक ढाल का काम करते हैं। सही कहा। ये अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रिया निष्पक्ष हो और किसी के साथ मनमाना व्यवहार ना हो। ठीक है, तो गिरफ्तारी हो गई, प्रक्रिया का पालन हो गया और अधिकारों की बात भी हो गई। अब मामला पुलिस स्टेशन से आगे बढ़ता है। हाँ। यहाँ राज्य की भूमिका शुरू होती है और राज्य का प्रतिनिधित्व करता है सरकारी वकील यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, सरकारी वकील की नियुक्ति तो केंद्र या राज्य सरकार करती है, जैसा कि धारा 18 में बताया गया है। तो क्या वो सिर्फ सरकार का पक्ष रखते हैं या उनका कर्तव्य न्याय के प्रति है? ये एक दिलचस्प दुविधा है। क्या ये वकील पुलिस की कहानी को ही अदालत में दोहराते हैं या फिर वो सबूतों का निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं? इसी दुविधा को हल करने के लिए BNSS में धारा 20 के तहत अभियोजन निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का प्रावधान किया गया है। अच्छा, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार है। अभियोजन निदेशालय, ये क्या है और ये क्यों जरूरी है? देखिए, इस निदेशालय की स्थापना राज्य सरकार करती है। राज्य स्तर पर एक निदेशक होता है और जिला स्तर पर उप निदेशक। ठीक है। इसका काम सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के काम की निगरानी करना नहीं है। इसका असली मकसद अभियोजन पक्ष को पुलिस और जांच एजेंसियों के प्रभाव से स्वतंत्र करना है। मतलब इसे एक तरह का फिल्टर बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। पहले अक्सर ये आरोप लगते थे कि सरकारी वकील वही करते हैं जो पुलिस कहती है। इस निदेशालय का उद्देश्य अभियोजन को एक स्वतंत्र पेशेवर निकाय बनाना है जो सिर्फ इस आधार पर केस को आगे बढ़ाए कि सबूत कितने मजबूत हैं, न कि इस आधार पर कि पुलिस क्या चाहती है। अच्छा, तो ये सुनिश्चित करता है कि अदालत में सिर्फ ठोस मामले ही जाएं। हाँ। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब इस निदेशालय की स्थापना भी राज्य सरकार ही करती है तो ये असल में कितना स्वतंत्र हो सकता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और कानूनी सुधारों में इस पर लगातार बहस चलती रहती है। कानून का इरादा तो स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, लेकिन जमीनी हकीकत इस बात पर निर्भर करती है कि उसे लागू कैसे किया जाता है। फिर भी एक अलग ढांचा बनाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है जो जवाबदेही तय करता है। वो इसे अदालत ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन किस अदालत में? हमारे जिलों में तो कई तरह के कोर्ट होते हैं। यहीं पर न्यायपालिका का ढांचा समझना जरूरी हो जाता है। हमारे सोर्स में एक बहुत अच्छा माइंड मैप है जो इसे समझाता है। हाँ, मैंने देखा। BNSS की धारा 8 और 9 के तहत राज्य सरकार हाईकोर्ट की सलाह पर
हर जिले में सेशन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट की स्थापना करती है। और इस पूरे जिले का बॉस कौन होता है? जिले का सबसे बड़ा जज होता है डिस्ट्रिक्ट जज या डीजे, जिनका जिक्र धारा 13 में है। हाँ, और उनके नीचे एक पूरी हायरार्की है। सीजेएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर एसीजेएम और फिर जेएमएफसी यानी प्रथम श्रेणी और जेएमएससी यानी द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट। और ये हायरार्की सिर्फ पद के लिए नहीं है, ये अनुभव और शक्तियों के आधार पर बनी है। अच्छा। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, सीजीएम की नियुक्ति हाई कोर्ट करती है और अक्सर किसी अनुभवी जेएमएफसी को ही प्रमोट करके ये पद दिया जाता है। ये धारा 10 में लिखा है ना? हाँ, ये न्यायिक स्वतंत्रता और अनुभव को सम्मान देने का तरीका है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, किस जज के पास कितनी शक्ति है? हाँ, ये सबको जानना होता है। मतलब कौन कितनी सजा सुना सकता है, ये बीएनएसएस की धारा 23 में बताया गया है। और जैसा कि सोर्स में लिखा है, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि इन्हीं शक्तियों के आधार पर तय होता है कि कौन सा मामला किस अदालत में सुना जाएगा। तो चलिए शक्तियों के इस पैमाने को समझते हैं। सबसे ऊपर है सीजेएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। वो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 साल से ज्यादा की सजा को छोड़कर कोई भी दंड दे सकते हैं। इसका मतलब उनकी अधिकतम शक्ति 7 साल की जेल तक सीमित है, जो कि काफी गंभीर अपराधों को कवर करती है। अब मान लीजिए एक मामला है जिसमें किसी को गंभीर चोट पहुंचाई गई है और कानून में उसकी सजा 5 साल तक हो सकती है, तो ये मामला सीजेएम के पास जा सकता है। ठीक है। और उनके नीचे आते हैं जेएमएफसी यानी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। हाँ, ये अधिकतम 3 साल की जेल या 50,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों दे सकते हैं। अच्छा। और सबसे आखिरी में है जेएमएससी यानी द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो अधिकतम 1 साल की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। तो अगर कोई छोटी मोटी चोरी का मामला है जिसकी सजा कुछ महीने हो सकती है, तो वो शायद जेएमएससी के पास जाएगा। लेकिन अगर उसी चोरी में हथियार का इस्तेमाल हुआ हो तो अपराध की गंभीरता बढ़ जाती है और मामला जेएमएफसी या सीजेएम के पास जा सकता है। मतलब ये शक्तियों का बंटवारा ये सुनिश्चित करता है कि मामले की सुनवाई एक ऐसे जज करें जिनके पास उस अपराध के लिए सही सजा देने का अधिकार हो। बिल्कुल, ये सिस्टम को कुशल बनाता है। और इसे याद रखने के लिए सोर्स में स्टडी टेक की एक सीधी साधी ट्रिक दी गई है। एक और ट्रिक? हाँ, सजा का फॉर्मूला याद रखें, 7-3-1 का खेल। सीजेएम = 7 साल, जेएमएफसी = 3 साल, जेएमएससी = 1 साल। काफी आसान है ना? ये ट्रिक्स जटिल जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करती हैं। बिल्कुल। ये जो विजुअल नोट्स होते हैं ना, इन्हें देखकर ही लगता है कि बनाने वाले का मकसद बहुत साफ है। क्या? यही कि जो जटिल कानूनी भाषा है उसे छात्रों के लिए सिर्फ आसान नहीं बल्कि यादगार भी बनाया जाए। इसमें तस्वीरें हैं, कीवर्ड्स हैं और कुछ बहुत मजेदार ट्रिक्स भी हैं। हाँ। तो आज हमारी चर्चा का मिशन भी यही है। हम इन स्लाइड्स की एक एक परत खोलेंगे और देखेंगे कि गिरफ्तारी, समन, वारंट, इन सब जटिल प्रक्रियाओं को समझाने का ये तरीका कितना कारगर है। चलिए देखते हैं। तो पहली स्लाइड सीधे मुद्दे पर आती है, गिरफ्तारी। और सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है एक बड़ी सी घड़ी और उस पे लिखा है 24 घंटे। ये 24 घंटे का नियम क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इसे सबसे पहले रखा गया है? ये बीएनएसएस की धारा 58 का आप कह सकती हैं मूल सिद्धांत है। और ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक तरह का संवैधानिक सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच? जी। इसके अनुसार पुलिस अगर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के भीतर सबसे नजदीकी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। अनिवार्य है? बिल्कुल। ये शब्द बहुत शक्तिशाली है, सुरक्षा कवच। इसे बनाया क्यों गया था? मतलब इसके पीछे का विचार क्या था? देखिए, इसका ऐतिहासिक संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। इसे इसलिए बनाया गया ताकि राज्य की शक्ति यानी पुलिस की शक्ति पर एक लगाम कसी जा सके। अच्छा। ये नियम पक्का करता है कि किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए या मनमाने ढंग से हिरासत में ना रखा जा सके। ये जो 24 घंटे की समय सीमा है, ये पुलिस को शुरुआती जांच के लिए तो वक्त देती है, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करती है कि न्यायपालिका की निगरानी जल्द से जल्द स्थापित हो। समझ गया। लेकिन स्लाइड में एक छोटी सी जानकारी और है। एक कार बनी है और लिखा है कि इन 24 घंटों में थाने से कोर्ट तक की यात्रा का समय, मतलब ट्रैवल टाइम, वो शामिल नहीं होता। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यहीं पर मुझे एक सवाल आता है,
क्या इस नियम के गलत इस्तेमाल की गुंजाइश नहीं है? मान लीजिए पुलिस किसी को दूर दराज के इलाके से गिरफ्तार करने का बहाना बनाकर उसे 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में रख ले। ये एक बहुत ही जायज और महत्वपूर्ण सवाल है। कानून बनाते समय इस पर विचार किया गया था। तो फिर क्या उपाय है? इसके लिए कुछ चेक बैलेंस है। सबसे पहला तो ये कि पुलिस को हर गिरफ्तारी का कारण और समय अपनी केस डायरी में दर्ज करना होता है। अच्छा। फिर जब आरोपी को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मैजिस्ट्रेट इन सभी डिटेल्स की जांच करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि यात्रा में जानबूझकर देरी की गई है या समय का गलत इस्तेमाल हुआ है तो वो संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब कर सकते हैं। मतलब गुंजाइश है, लेकिन निगरानी का एक तंत्र भी मौजूद है। जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से अनियंत्रित नहीं है। अच्छा, तो ये तो हुई 24 घंटे की बात। अब इसी अवधि के दौरान और क्या क्या होता है? स्लाइड पर 2 और तस्वीरें हैं। एक में डॉक्टर जांच कर रहे हैं और दूसरी में कुछ लोग एक लाइन में खड़े हैं। यहाँ धारा 53 और 54 का जिक्र है। बिल्कुल, ये सब प्रक्रियाएं उसी 24 घंटे की घड़ी के तहत ही चलती हैं। धारा 53 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति का एक मेडिकल ऑफिसर द्वारा मेडिकल परीक्षण अनिवार्य है। अनिवार्य? जी, जैसा तस्वीर में दिखाया भी है, डॉक्टर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसका दोहरा उद्देश्य है, एक व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति को रिकॉर्ड करना और दूसरा ये सुनिश्चित करना कि हिरासत के दौरान उसके साथ कोई शारीरिक हिंसा तो नहीं हुई है। और ये दूसरी तस्वीर जिसमें एक व्यक्ति शीशे के पीछे से किसी को पहचान रहा है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं। हाँ बिल्कुल। एक गवाह उंगली उठाकर कहता है, जज साहब यही है वो। क्या असल में भी इतना ही नाटकीय होता है? फिल्मों में इसे थोड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, लेकिन हाँ, मूल प्रक्रिया यही है। इसे धारा 54 के तहत शिनाख्त परेड या पहचान परेड कहते हैं। शिनाख्त परेड? जी। अगर किसी गवाह ने अपराधी को देखा है तो पुलिस कुछ मिलते जुलते लोगों के साथ आरोपी को खड़ा करती है और गवाह से उसकी पहचान करने को कहती है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बहुत गंभीर है। ये सुनिश्चित करना कि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले और सही अपराधी की पहचान हो सके। तो मतलब ये मेडिकल जांच और शनाख्त परेड, ये सब भी उसी 24 घंटे के अंदर ही करना होता है? हाँ, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और अगर इसमें देरी हो तो क्या वो 24 घंटे के नियम का उल्लंघन माना जा सकता है? बिल्कुल, ये सारी प्रक्रियाएं उसी 24 घंटे की अवधि का हिस्सा हैं। अगर पुलिस जानबूझकर इन प्रक्रियाओं में देरी करती है ताकि वे आरोपी को ज्यादा देर तक हिरासत में रख सकें, तो ये धारा 58 की भावना का उल्लंघन होगा। और इससे अदालत में चुनौती दी जा सकती है? निश्चित रूप से। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इन स्लाइड्स में खास तौर पर जिक्र है, स्टडी टेक ट्रिक। हाँ, ये बहुत मजेदार है। धारा 58 को याद रखने के लिए ट्रिक दी है 58, यानी 5-8। पुलिस 24 घंटे से ज्यादा थाने में रखकर किसी के साथ 5-8 नहीं कर सकती, उसे जज साहब के पास ले जाना ही होगा। ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है। 5-8 करना एक आम मुहावरा है जिसका मतलब होता है कुछ गड़बड़ करना या टालमटोल करना। सही है। इस तरह की ट्रिक्स, जिन्हें निमोनिक्स कहते हैं, खासकर परीक्षा के दबाव में बहुत काम आती हैं। ये न केवल आपको सेक्शन नंबर याद कराती है, बल्कि उसके पीछे का जो सार है वो भी दिमाग में बैठा देती है। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर पुलिस को किसी पर शक है और उसे पकड़ना है तो ये 24 घंटे का नियम लागू होता है। जी। लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आरोपी नहीं है बल्कि ये गवाह है, या अदालत को लगता है कि मामला इतना गंभीर नहीं है कि सीधे गिरफ्तारी की जाए। ऐसे में किसी को अदालत तक कैसे बुलाया जाता है? मुझे लगता है यहीं पर हमारी अगली स्लाइड का विषय समन काम आता है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। हर स्थिति में गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती। धारा 63 के अनुसार समन अदालत द्वारा भेजा गया एक आधिकारिक बुलावा है। आधिकारिक बुलावा? जी, ये एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को एक निर्दिष्ट तारीख और समय पर अदालत में पेश होने का आदेश देता है, चाहे वो गवाह हो या आरोपी। ये गिरफ्तारी की तुलना में बहुत कम कठोर प्रक्रिया है। तो ये समन किसी तक पहुंचाया कैसे जाता है? स्लाइड में 2 कॉपियों का जिक्र है, इसकी प्रक्रिया क्या है? यहाँ धारा 64 इसकी तामील मतलब डिलीवरी की प्रक्रिया बताती है। ये बहुत व्यवस्थित है। कैसे? समन की 2 कॉपियां तैयार की जाती हैं। एक पुलिस अधिकारी या अदालत का कोई और अधिकारी उस व्यक्ति को निजी तौर पर एक कॉपी देता है और दूसरी कॉपी पर उस व्यक्ति से हस्ताक्षर लिए जाते हैं। सबूत के तौर पर? बिल्कुल, इस बात के सबूत के तौर पर कि उसे समन मिल गया है। ये जो हस्ताक्षरित कॉपी है ये वापस अदालत में जमा हो जाती है। स्लाइड में ये भी लिखा है कि ऑफिस, ईमेल या टेलीफोन से भी सूचित किया जा सकता है।
क्या आज के दौर में एक ईमेल को कानूनी तौर पर पर्याप्त माना जाता है? ये एक विकसित होता हुआ क्षेत्र है। कानून अब टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना देना अब आम हो गया है, लेकिन अक्सर इसके साथ पारंपरिक तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि सूचना व्यक्ति तक हर हाल में पहुंचे। और सबूत के तौर पर? सबूत के तौर पर डिजिटल रिकॉर्ड्स की मान्यता बढ़ रही है। ये प्रक्रिया तो आम नागरिक के लिए ठीक है, लेकिन मुझे हमेशा से ये जानने की उत्सुकता रही है कि अगर किसी बड़े सरकारी अफसर को समन भेजना हो तो क्या होता है? हाँ, क्या पुलिस सीधे उनके दफ्तर पहुंच जाती है या कोई और प्रोटोकॉल होता है? स्लाइड में धारा 68 का जिक्र है। आपकी उत्सुकता बिल्कुल सही जगह पर है। इसके लिए एक विशेष प्रावधान है। धारा 68 के अनुसार सरकारी सेवक के मामले में प्रक्रिया थोड़ी अलग है। अच्छा, क्या अलग है? समन सीधे उस व्यक्ति को देने के बजाय उसके ऑफिस के मुखिया यानी हेड ऑफ ऑफिस को भेजा जाता है। ऐसा क्यों? क्या ये उन्हें कोई विशेष छूट देता है? छूट नहीं, बल्कि यह एक तरह से आधिकारिक चैनल और पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए है। अच्छा। ऑफिस का मुखिया ये सुनिश्चित करता है कि समन उस कर्मचारी तक पहुंच जाए और काम में कोई बाधा ना आए। फिर जैसा कि स्लाइड में दिखाया है, मुखिया उस कर्मचारी से दूसरी कॉपी पर दस्तखत करवाकर एक औपचारिक पत्र के साथ वापस अदालत को भेजता है। मतलब ये प्रक्रिया को और भी औपचारिक और पुख्ता बना देता है। जी बिल्कुल। तो समन एक तरह का औपचारिक बुलावा है जिसे अगर कोई अनदेखा करे तो मामला गंभीर हो सकता है। पर क्या होता है जब अदालत को पता हो कि व्यक्ति समन से नहीं मानेगा या अपराध ही इतना संगीन है कि उसे तुरंत हिरासत में लेना जरूरी है? हाँ। क्या तब अदालत ज्यादा शक्तिशाली आदेश जारी करती है? शायद यहीं पर हमारी तीसरी स्लाइड का विषय वारंट आता है। बिल्कुल। जब अदालत को ये विश्वास हो कि व्यक्ति समन का पालन नहीं करेगा या वो फरार हो सकता है या अपराध गंभीर है, तब वारंट जारी किया जाता है। और वारंट एक शक्तिशाली दस्तावेज है। बहुत शक्तिशाली। ये मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है और पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। स्लाइड में भारत के नक्शे के साथ धारा 79 को दिखाया गया है। हाँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वारंट की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। धारा 79 के मुताबिक वारंट का निष्पादन मतलब उसके आधार पर गिरफ्तारी भारत में कहीं भी की जा सकती है। कहीं भी? मतलब अगर वारंट मुंबई में जारी हुआ है तो क्या गिरफ्तारी कोलकाता में भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल। ये तो कानून की पहुंच को बहुत व्यापक बना देता है। जी, यही इस प्रावधान की ताकत है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी आरोपी केवल एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा पार करके कानून की पकड़ से बच ना सके। और ये वारंट कब तक वैध होता है? इसकी कोई समय सीमा होती है? जैसे क्या ये 1 साल बाद एक्सपायर हो जाता है? दिलचस्प बात यह है कि नहीं। धारा 72 के अनुसार इसकी कोई तयशुदा एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये तब तक सक्रिय और वैध रहता है जब तक कि 2 में से एक बात ना हो जाए। वो 2 बातें क्या हैं? पहली, या तो जारी करने वाली अदालत खुद इसे रद्द न कर दे, और दूसरी, या फिर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी ना हो जाए जिसके खिलाफ ये जारी हुआ है। मतलब सैद्धांतिक रूप से 20 साल पुराना वारंट भी वैध हो सकता है। बिल्कुल। जब तक कि अदालत उसे रद्द न करे वो सक्रिय रहेगा। ये सुनिश्चित करता है कि भगोड़े अपराधियों को समय बीतने का फायदा ना मिले। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वारंट से भी बच रहा हो यानी फरार हो जाए तो तब कानून के पास क्या रास्ता है? स्लाइड पर वांटेड पोस्टर और एक लाउडस्पीकर बनाया। ऐसी स्थिति के लिए हमारे कानून में एक और मजबूत प्रावधान है। वो है धारा 84 में उद्घोषणा यानी प्रोक्लेमेशन। उद्घोषणा? जी, जैसा कि स्लाइड में दिखाया है, यह एक भगोड़े या फरार व्यक्ति के लिए एक सार्वजनिक घोषणा होती है। अदालत एक उद्घोषणा जारी करती है जिसमें उस व्यक्ति को एक निश्चित तारीख और स्थान पर पेश होने का आदेश दिया जाता है। तो ये एक तरह की सार्वजनिक चेतावनी है। हाँ, आप इसे अंतिम चेतावनी कह सकते हैं। और अगर वो फिर भी पेश नहीं होता तो क्या होता है? यह घोषणा सार्वजनिक स्थानों पर पढ़ी जाती है, उसके घर पर चिपकाई जाती है और अखबारों में भी प्रकाशित की जा सकती है। अच्छा। इसका मकसद उस व्यक्ति पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है। अगर वो फिर भी पेश नहीं होता तो अदालत उसे उद्घोषित अपराधी या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकती है। और उसकी संपत्ति वो भगोड़ा है। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा बराबर धारा 84। कमाल की ट्रिक है। ये 84 और भागरासी का तुक वाकई कमाल का है। इसे भूलना लगभग नामुमकिन है। ये सच में बहुत रचनात्मक है। इस तरह की ट्रिक्स न केवल धारा का नंबर याद रखने में मदद करती हैं, बल्कि ये भी याद दिलाती हैं कि वो धारा किस संदर्भ में है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो भाग रहा था। जी,
ये सीधे तौर पर कॉन्सेप्ट को नंबर से जोड़ देती हैं। तो आज हमने इन स्टडी स्लाइड्स की मदद से एक पूरी कानूनी यात्रा को समझा। संदेह होने पर गिरफ्तारी और 24 घंटे का सुरक्षा कवच, औपचारिक बुलावे के लिए समन की व्यवस्थित प्रक्रिया, और जब कोई कानून से भागे तो उसे पकड़ने के लिए वारंट की व्यापक शक्ति और उद्घोषणा का प्रावधान। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सभी प्रक्रियाएं, जिन्हें हमने आज समझा, राज्य की शक्ति और व्यक्ति के अधिकारों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाती हैं। बिल्कुल। जब मैंने यात्रा समय के दुरुपयोग का सवाल उठाया था, वो इसी संतुलन का एक पहलू था। सही। धारा 58 एक सुरक्षा कवच है जो नागरिकों को मनमानी हिरासत से बचाता है। समन ये सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया औपचारिक और सम्मानजनक हो। और वारंट एवं उद्घोषणा वो राज्य को कानून लागू करने के लिए विनियमित लेकिन शक्तिशाली उपकरण देते हैं। ये एक बेहतरीन सारांश है। मतलब ये सिर्फ प्रक्रियाएं नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति और स्वतंत्रता के बीच के निरंतर संवाद का प्रतीक है। बिल्कुल। और इन प्रक्रियाओं को जानने के बाद ये सोचना भी दिलचस्प है कि टेक्नोलॉजी भविष्य में इन नियमों के कार्यान्वयन को कैसे बदल सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर, क्या गिरफ्तारी के समय बॉडी कैम से हुई रियल टाइम लॉगिंग 24 घंटे के नियम को और पारदर्शी बना सकती है? ये एक अच्छा विचार है। या क्या ब्लॉकचेन पर जारी किया गया एक डिजिटल समन जिसकी डिलीवरी ट्रैक की जा सके, पारंपरिक तामील से ज्यादा भरोसेमंद माना जा सकता है? ये सिर्फ तकनीकी सवाल नहीं है, ये न्याय तक पहुंच और नागरिक अधिकारों से जुड़े गहरे सवाल हैं जिन पर आने वाले समय में हमें विचार करना होगा।